सौभाग्य की दद्दू का भी आशीर्वाद मेरे खाते में दर्ज हुआ। गुरुजी के बारे में जब सोचता हूँ तो इतना इतना गहरे तक दूर तक चला जाता हूँ। 35 वर्ष का मेरा कविता का उनसे साथ रहा और 35 वर्ष तो कविता की यात्रा में साथ रहा और श्रोता के रूप में 42 वर्ष का साथ रहा। जब मैं 11 वर्ष का था तो मैंने डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को सामने श्रोताओं में बैठकर पिलखवा में, सुखवीर जी उपस्थित हैं, पिलखवा में लाला गंगा साहेब जी की धर्मशाला में सुना था। उन दिनों वो गीत सुनाते थे, जिसे बनाया वृद्ध पिता के श्रम जल ने, दादी की हंसुली ने, माँ की पायल ने, उस कच्चे घर की सच्ची दीवारों पर मेरी टाई टंगने से कतराती है। और बाद में पीएचडी मैंने उनके अंडर में की। कितनी बार सेकंड एफ नेहरू नगर कवितायन, मकान नंबर भी यहाँ छपा हुआ है मन मस्तिष्क में, वहाँ जाना होता रहा। और यहाँ बतौर कवि उपस्थित नहीं हूँ, शरद जी उपस्थित हैं। मैं उन्हें शरद जी नहीं कहता, मेरे मोबाइल में भी उनका नंबर जीजा जी के नाम से सेव है। वंदना दीदी ही हैं। और डॉक्टर साहब के मुझे लगता है कि परिवार के हिस्से के रूप में मैं सौभाग्य समझता हूँ। उनके अंडर में पीएचडी की, बहुत कुछ जीवन में सीखा। इंग्लैंड की यात्रा में हम 21 दिन साथ थे और मैंने एक शर्त पर हाँ की थी, मना कर दिया था, लेकिन जब पता चला कि गुरुजी भी जा रहे हैं तो हम गुरु चेलों की बात हुई और मैंने आईसीसीआर वाले जिन्होंने भेजा था यहाँ से, उनसे कहा कि एक शर्त पर सहमति है कि मेरा और गुरुजी का रूम एक रहेगा। और गुरुजी से मैंने कहा कि दूसरी शर्त मेरी यह है कि आप प्रतिदिन मुझे अपने चरण दबाने के लिए अनुमति देंगे। तो मैंने 21 दिन तक इंग्लैंड में यात्रा में गुरुजी का आशीर्वाद लिया। ये बहुत बड़ा सौभाग्य मैं मानता हूँ। एक पुस्तक हमने लिखी थी, वो बाद में प्रकाशित भी हुई, सफर बादलों का। और शरद जी के बारे में तो कितनी बातें वो करते थे, कहते थे कि बस एक ही बात बोलते थे कि मैं क्या बताऊं कि ईश्वर ने मुझे कितने संचित कर्मों के सद कामनाओं के रूप में शरद जी जैसे मुझे दामाद जी ने और शरद जी ने, मैं समझता हूं कि उनकी जो भावनाएं थी उनको किस तरह से पल्लवित पुष्पित किया है। कुछ सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले 4 पंक्तियां सुन लीजिए। गलत रास्ता दिखाने वालों पर विश्वास मत करना। डूब कर जरा छोड़कर सुनिएगा, थोड़ी सी जी अलग सुना रहा दीदी। केवल डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ऐसे हैं इस धरती पर। मैं समझता हूं कोई श्रोता ऐसा नहीं होगा जिसकी आंखों में एक बार छलकर नहीं आई हो। 5 घंटे से ये कार्यक्रम चल रहा है, 3 बजे से लेकर। मीरा दीदी 3-4 बार मैंने रुमाल निकालकर अपनी आंखें पोंछी। किसी आदमी के जाने के 2 वर्ष बाद भी वो एक संवेदना के रूप में उन संवेदना के रचनाकारों की आंखों से बाहर आ जाए तो कितना बड़ा विराट व्यक्तित्व रहा होगा डॉक्टर साहब का। इसकी तो केवल कल्पना ही की जा सकती। एक बार तालियां बजा दीजिए थोड़ी सी। मैं कहता हूं, ये कहते हुए कि शरद जी दीदी की गलत रास्ता दिखाने वालों पर विश्वास मत करना। गमों को जानकर खुद अपने दिल के पास मत करना। वो जीवन के सभी सुख एक पल में छीन सकता है। कभी भूले से भी माँ बाप का उपहास मत करना। कभी भूले से भी माँ बाप का उपहास मत करना। और एक मुक्तक और सुन लीजिए। जो सूखी डाल हो उस पर कोई गुल खिल नहीं सकता। जो सूखी डाल हो उस पर कोई गुल खिल नहीं सकता। जो अपनों से मिले वो जख्म हरगिज सिल नहीं सकता। जो माता और पिता का हर घड़ी अपमान करते हैं उन्हें औलाद से अपनी कभी सुख मिलता।
जो माता और पिता का मान करते हैं उन्हें औलाद से अपनी कभी सुख मिल नहीं सकता। इसलिए मुझे लगता है कि माँ और पिता के प्रति उस भावना को शरद जी ने, हमारी वंदना दीदी ने, और वो कहते हैं कि इनमें कुंवर जी की छवि नजर आती है और वर्णिका को देखो तो इसमें मम्मी की छवि नजर आती है। देखो ये आगे ऐसे लगेगा कि दो दो वंदनाएं एक साथ खड़ी हुई। एक बार जरा तालियां बजा दीजिएगा। मैं हास्य के नेता कवि हूँ, हिमांशु जी बैठे हैं, उन्होंने भी मित्र जी को याद किया है अभी 2 दिन पहले। अद्भुत कवि सम्मेलन आप सुन रहे हैं। इस बच्चे को विशेष प्रणाम करता हूं जो सामने खड़ा है। बच्चे आजकल अच्छे को निपटा देते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटे तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? बालक बोला, जी तिरुवनंतपुरम में। मैंने कहा स्पेलिंग बताओ। बोले फिर तो मैं गोवा में पैदा। तालियां बजा दीजिए। थोड़ी सी बहुत हो चुका है, मुझे वातावरण थोड़ा सा बदल, और आजकल नेट का बड़ा प्रभाव है। मैं आया तो डॉक्टर आरती बंसल जी हैं, अखिलेंद्र जी, उन्होंने अपने क्लिनिक में मेरी 4 पंक्तियां बहुत दिन तक लगा कर रखी। कोई डिप्रेशन का पेशेंट आता था तो कहती थी कि दवाई बाद में दूंगी, पहले पंक्ति सुनो। मेरे भाई ने लिख रहे, बैठी है वो, उन्हीं के सामने बता रहा हूँ, वो भी मैं सुना दूंगा। चलिए उनसे शुरुआत कर देते हैं। दीदी कह रही हैं, और एक बात और कहना चाहता हूँ काव्य पाठ से पहले। 25 वर्ष हो गए मुझे कवि सम्मेलन के मंच पर, 33 वर्ष हो गए। बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े रचनाकार देखे हैं, बड़े बड़े अरबपति खरबपति देखे हैं, बड़े बड़े कलाकार देखे हैं, लेकिन बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि यशपाल शर्मा जी जैसा अद्भुत व्यक्तित्व बड़ी मुश्किल से दिखाई देता है। अखिलेंद्र जी, उनकी सहजता मैं लगातार देख रहा हूं। टेलीविजन के इतने बड़े स्टार, और किस सहजता के साथ हर पंक्ति को जी रहे हैं। जब पढ़ रहे थे हमारे दुर्गेश, तो उन्होंने मुझसे कहा कि इतना अच्छा सुना है, एक माला आप पहना दो, मेरी तरफ से पहना। तो ये देखिए कि ये भाव, भीतर का भाव। मैं डॉक्टर साहब की 4 पंक्ति कहना चाहता हूँ। यशपाल भाई जी आपके लिए, अखिलेंद्र जी के लिए। कुंवर बेचैन जी की पंक्तियां हैं। उन्होंने लिखा कि वो सड़कों के किनारे के शजर की छांव छूता है। क्या बात है, क्या बात है। थोड़ा सा अलग होकर, अब मेरे होकर सुन लीजिएगा थोड़ी देर। वो सड़कों के किनारे के शजर की छांव छूता है। नगर और गांव लिखे हों तो पहले गांव छूता। क्या बात है, क्या बात है। तालियां अगली 2 पंक्तियों की पूरे सदन में उठनी चाहिए। मेरे लिए नहीं, बेचैन जी की पंक्तियों पर, यशपाल जी के लिए, मिश्र जी के लिए, तमाम बड़े लोगों के लिए। वो सड़कों के किनारे के शजर की छांव छूता है। शहर और गांव लिखे हों तो पहले गांव छूता है। कुंवर इस दौर में भी उसकी नजरों में शराफत है। वो झुककर आज भी अपने बड़ों के पांव। बंबई जैसे महानगर से चलकर 127 फिल्मों में अभिनय कर लिया यशपाल जी ने। राष्ट्रीय अवार्ड राष्ट्रपति से मिलाए, और पुस्तक का विमोचन हो रहा था तो वो विमोचन में उतरी हुई पन्नियों को इकट्ठा करके एक साथ एकत्रित करके एकाग्र करके डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये सहजता, ये बड़प्पन, आप कुछ भी कमा लीजिए, आप कहिए कि मेरे पीछे लाखों की लोगों की भीड़ है, कोई मतलब नहीं है। यदि आप बड़े इंसान नहीं है, आपके अंदर बड़ा बड़प्पन नहीं है, आप नहीं जानते कि आप कहाँ खड़े हैं, तो मैं समझता हूं फिर कुछ नहीं है आप। और ये बड़प्पन सीखना है। मुझे लगता है कि कोई मुझसे कहे कि जिंदगी में बहुत बड़े हो जाओगे तो कैसे होना चाहोगे, तो मैं कहता हूं कि कुंवर बेचैन जी जैसा होना चाहूंगा। कैसे व्यक्ति होना चाहोगे, तो कहता हूं यशपाल जी जैसा होना चाहूंगा, मिश्र जी जैसा होना चाहूंगा। तब मैं एक छंद के साथ बात शुरू करना चाहता हूं, पूरे सदन के मन के साथ, और जहां से दीदी ने कहा वहीं से ही शुरू करता हूं। सुनिएगा एक छंद। ओ रूप को यूं धूप की तरह रखो निखार कर, कामदेव जी से देख के संवारने लगे। दीदी का आदेश आ गया। मिश्र जी गाजियाबाद की बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, आरती बंसल जी, और इन्होंने ये छंद मुझसे लिखवाकर कहा कि मुझे भेजो, मैं वो उनके आदेश पर सुना जी। और रूप को यूं, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। कितने बड़े बड़े लोग हमारे पास हैं। कवि सम्मेलन की सबसे बड़ी पूंजी क्या है कि डॉक्टर कुंवर बेचैन हमारे पास थे। कवि सम्मेलन की सबसे बड़ी पूंजी क्या है, उपलब्धि क्या है? एक लिफाफा मिल जाता है, वो कोई उपलब्धि नहीं है। उससे 10 गुने पैसे एक छोटा सा डीलर कमा लेता है।
लेकिन बड़ी उपलब्धि ये है कि शिवम अंबर जी जैसे शब्द के ऋषि हमारे पास इस दौर के सबसे बड़े रत्नाकार हैं। अभी आप उन्हें सुनेंगे, उनका उद्बोधन आपने सुना है। शब्द को शक्ति बनाकर उसकी सामर्थ्य को किस प्रकार कविता में स्थापित किया जा सकता है, उसकी एक बड़ी मिसाल यहाँ उपस्थित है। सुनिएगा, थोड़ी देर, बहुत थोड़ी देर सुनाऊंगा, लेकिन डूब कर मेरे साथ होकर जुड़कर सुनिएगा। और रूप को यूं धूप की तरह रखो निखार कर, कामदेव जी से देख के संवरने लगे। होठों पे सजा के मुस्कान यूं रखो कि आंसू आंख में आने की सोच के सिहरने लगे, आंख में आने की सोच के सिहरने लगे। सारे